हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमलेक्स। आज हम बात करने वाले हैं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या का दुष्प्रेरण। ठीक है। अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को डील किया हुआ है सेक्शन 305 एंड 306 आईपीसी में। इसका बेसिक मीनिंग होता है उकसाना। उसको हम आगे देखेंगे। एंड अबैटमेंट को समझने के लिए हमें ना सेक्शन 107 को भी समझना पड़ेगा। एंड ये कुछ एंसिलरी मैटर्स हैं, जैसे इनको भी समझना पड़ेगा अबैटमेंट को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेक्शन 306। सेक्शन 306 क्या बोल रहा है? इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट कर लेता है, हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सुसाइड, अगर कोई पर्सन उस सुसाइड की कमीशन को अबेट करता है, अबेट का मतलब होता है उकसाना, अगर उकसाता है, तो जिस पर्सन ने उकसाया है वो पनिश किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो पनिशमेंट कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कैद होती है। आइदर डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होता है? आईपीसी में ना दो तरह की पनिशमेंट्स होती हैं, सिंपल एंड रिगरस। तो सिंपल में क्या होता है? आपको काम नहीं करना पड़ता, वो होती है विदाउट हार्ड लेबर। एंड रिगरस में क्या होता है? विद हार्ड लेबर, आपको जेल में जाने के बाद काम करना पड़ेगा। एंड आइदर का यूज करने का मतलब क्या है? जो जज होता है ना, उसके पास पावर है, डिस्क्रिशन है, वो अपने विवेक से डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी पनिशमेंट देनी है, सिंपल देनी है, रिगरस देनी है, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड 10 ईयर्स पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये 10 ईयर्स की हर एक ऑफेंस में नहीं दी जाएगी। 10 ईयर्स एक मैक्सिमम लिमिट है। 10 ईयर्स से ज्यादा नहीं दे सकते अगर अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का ऑफेंस कमिट हुआ है। एंड एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, उसको फाइन भी दिया जाएगा। यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हुआ है, और नहीं हुआ। सो फाइन एंड प्रिजनमेंट दोनों दिए जाएंगे। अगर और यूज होता तो इम्प्रिजनमेंट या फाइन में से कोई एक दिया जाता। ठीक है। तो अब बेट का मतलब क्या होता है? बेट को समझने के लिए हमें सेक्शन 107 आईपीसी का देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है? चैप्टर 5 है आईपीसी का, वो डील करता है बेटमेंट से। जनरल चैप्टर है बेटमेंट का। उसके अंदर अबैटमेंट के सारे प्रोविजन दिए हुए हैं 107 से 120 तक। ठीक है। एक जनरल चैप्टर है आईपीसी के अंदर, जितने भी ऑफेंसेस डिफाइन किए हुए हैं ना, अबैटमेंट हर एक ऑफेंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अगर कोई मर्डर है, कोई अबैटमेंट करता है मर्डर का, जिस पर्सन ने मर्डर की अबैटमेंट करी है वो पनिशेबल होगा चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग। थेफ्ट के लिए भी सेम चीज है, रेप के लिए भी सेम चीज है, हर एक ऑफेंस के लिए सेम चीज है। अबैटमेंट एक जनरल चैप्टर है जो हर एक ऑफेंस पे अप्लाई होता है। और अबैटमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइफ में अबैटमेंट का मतलब होता है उकसाना, किसी को प्रोवोक करना, उत्तेजित करना। अबैटमेंट एक मोटिवेशन का नेगेटिव वर्ड है। मोटिवेशन में आप किसी को कोई पॉजिटिव काम करने के लिए उकसाते हो, अबैटमेंट में आप किसी को नेगेटिव काम करने के लिए बोलते हो, उकसाते हो किसी को। ऑर्डिनरी लाइफ का मीनिंग बता रहा हूं मैं आपको। बट लॉ में क्या होता है? अबैटमेंट का मीनिंग सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग, अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। मतलब क्या है इसका? तीन क्लोज दिए हुए हैं इसमें सेक्शन में। अगर कोई भी पर्सन इन तीन क्लोज में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करता है ना, तो हम कहेंगे उसने अबैटमेंट किया है। जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बोलता है? इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। जो ऑर्डिनरी लाइफ में मीनिंग होता है ना इंस्टिगेट करना, फर्स्ट क्लोज में वही दिया हुआ है। एंड यहाँ पे एक चीज मेंशन नोट करने वाली है, वो क्या है? जिस पर्सन को अबेट किया गया है, उस पर्सन ने ऑफेंस जो अबेट किया गया था वो कमिट किया है या नहीं किया है, ये बात मैटर नहीं करती है। ठीक है। सेकंड से पहले थर्ड क्लोज देखते हैं हम। थर्ड क्लोज में क्या है? अगर कोई पर्सन किसी को एड करता है, ठीक है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है, ठीक है, बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन, किसी भी वे में, एक्ट से या ओमिशन से, उस काम को करने में, अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो ना, तो भी आप कहेंगे कि आपने अबेट किया है उस पर्सन को, उस काम को करने में अबेट किया है। ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे फर्स्ट क्लोज में था, ऑफेंस कमिट हुआ है नहीं हुआ मैटर नहीं करता। ठीक है। सेकंड क्लोज में क्या है? एंगेजेस विद वन और मोर पर्सन और पर्संस इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग ऑफ दैट थिंग। ठीक है। अगर आप किसी पर्सन के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हो, साजिश करते हो कोई काम करने के लिए, तो भी ये कहा जाएगा कि आपने अबैटमेंट किया है। बट सेकंड क्लोज में कंडीशन है। कंडीशन ये है, जी आपने ऑफेंस अबैट किया था ना, वो ऑफेंस कमिट हुआ होना चाहिए। अब आप सपोज करो एक केस आपने साजिश करी है किसी के साथ, बट कोई कुछ काम नहीं किया, आपको सिर्फ साजिश करने के लिए पनिश कर रहे हैं। समझ रहे हो? सेकंड जो कॉन्स्पिरेसी वाला केस है ना, यहाँ पे जो ऑफेंस है ना वो कमिट हुआ होना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपीसी के अंदर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करना पनिशेबल नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। सेक्शन 120 ए एंड 120 बी है वो, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उस काम का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो 120 और 120 बी में और इस सेकंड क्लोज में कोई फर्क ही नहीं रहता ना। सो अबैटमेंट को यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। यहाँ पे इसको मेंशन करने का रीजन क्या है, जो सेक्शन 306 में अबेट वर्ड दिया हुआ है ना, इसको आपका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे जो अबेट वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है, अबेटमेंट किसी भी वे में हो सकता है, इंस्टिगेशन के थ्रू हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी करके हो सकता है, आप किसी को इंटेंशनली एड कर सकते हो अबेटमेंट। ठीक है, तो सेक्शन 306 के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। और सेक्शन 306 में जो सुसाइड वर्ड है ना, ये इसकी डेफिनेशन आईपीसी में कहीं भी नहीं दी हुई है। जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड में जो सुसाइड की डेफिनेशन होती है वही कंसिडर करते हैं हम लोग। इसका मतलब बेसिक मीनिंग यही होता है, जो कोई पर्सन खुद से अपना मतलब जो प्राण त्याग देता है। ठीक है, इसके जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है आईपीसी में, हर क्राइम के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है ना, जो विक्टिम पार्टी होती है, जब कोर्ट में केस चलता है ना, ट्रायल चलता है, तो प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है ना, वो कोर्ट में प्रूव करती है, जज को सेटिस्फाई करती है कि जो सामने अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है, उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, और प्रूव करने के लिए उसको कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं हर क्राइम को प्रूव करने के लिए, और वही होते हैं इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अगर ये प्रूव नहीं होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो सेक्शन 306 का फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है। फर्स्ट ये है कि जो डिकीज्ड है एज कमिटेड सुसाइड, जो डिकीज्ड है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसकी डेथ सुसाइड से ही हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर उसकी डेथ का रीजन सुसाइड नहीं कोई और रीजन है तो ऑब्वियसली सेक्शन 306 पिक्चर में नहीं आएगा। सेकंड है, जो अक्यूज्ड है उसने इंस्टिगेट किया होना चाहिए उस सुसाइड को। ठीक है, उसने बकाया होना चाहिए। ए है, एक पर्सन है, वो बी को कहता है कि तुम सुसाइड कर लो। ठीक है, उसकी इंटेंशन भी है कि बी सुसाइड कर ले ए की। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट है सेक्शन 306 का, अगर हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखें। लेकिन जो ये सी वाला जो ये इंग्रेडिएंट है ना, इसमें क्या हुआ, अक्यूज्ड हैड द इंटेंशन टू प्रोवोक और अर्ज और एनकरेज द डिकीज्ड टू कमिट सुसाइड। हर एक ऑफेंस में एक जनरल रूल है क्रिमिनल लॉ का, किसी भी क्राइम को कंप्लीट होने के लिए जो अक्यूज्ड है, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, उस ऑफेंस को कमिट करने में उस अक्यूज्ड की इंटेंशन होनी चाहिए। ये एक हर एक क्राइम का, एक क्रिमिनल लॉ का एक जनरल रूल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है ये। हाँ, बट इंटेंशन कुछ क्राइम्स में जरूरी नहीं होती है, लेकिन उन केसेस में बेयर एक्ट की लैंग्वेज में एक्सप्रेसली मेंशन किया जाता है कि इस ऑफेंस के लिए इंटेंशन की जरूरत नहीं है हमें, इस ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज हर ऑफेंस में इंटेंशन ऑफेंस का एक बेसिक एंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, तो अक्यूज्ड की इंटेंशन होनी चाहिए कि जो सामने वाले बंदे को मैं उकसा रहा हूं कि वो सुसाइड कमिट कर ले। अगर ये इंटेंशन नहीं है अक्यूज्ड की तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड पिक्चर में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेचर। अब नेचर क्या होता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वहां पे क्या है, हर एक ऑफेंस को ना क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे कोग्निजेबल एंड नॉन कोग्निजेबल में। कोग्निजेबल का मतलब क्या होता है, अगर कोग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो विदाउट अरेस्ट वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। समझ रहे हो बात को, पुलिस ऑफिसर के पास कोग्निजेबल केसेस में पावर्स ज्यादा होती हैं। एंड कोग्निजेबल ऑफेंसेस मोस्टली सीरियस ऑफेंसेस को ही किया जाता है, जो सीरियस हैं सोसाइटी के इंटरेस्ट के। ठीक है, नॉन बेलेबल भी सीरियस ऑफेंसेस को ही बोला जाता है, जिनमें बेल नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि बेल मिलती नहीं है, बट बेलेबल ऑफेंसेस में बेल अक्यूज्ड की राइट होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जज के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है, जज की विवेक के ऊपर, उसके डिसीजन को, उसका वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा कि अक्यूज्ड को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है,
जो दो पार्टीज होती है ना, जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, वो दोनों पार्टीज कोर्ट के बाहर बैठ के खुद से उस मामले को निपटा सकते हैं। कॉन्सिलिएशन बोलते हैं समझौता करना, ठीक है, मीडिएशन का एक मेथड समझ सकते हो आप इसको। ये जो ऑफेंस है ये कोग्निजेबल है, पुलिस अक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। नॉन बेलेबल है, बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी जज की बुद्धिमत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। नॉन कंपाउंडेबल है, दोनों पार्टीज कोर्ट के बाहर बैठ के समझौता नहीं कर सकती। ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, इसकी डायरेक्ट जो ट्रायल है वो जुडिशियल जो फर्स्ट क्लास का होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का होता है ना, वहां जाएगा। जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है ना, वहां जाएगा। ये कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जाएगा। सेक्शन 306 का कोई भी केस है। नेचर ये है, और बहुत ज़रूरी है नेचर जानना किसी भी ऑफेंस का प्रोसीजरल एस्पेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या होता है? अब सुप्रीम कोर्ट ने पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा था? जो सेक्शन 309 है ना, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड से डील करता है सेक्शन 309। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सेक्शन है ना, ये गलत है, बिकॉज मोस्टली कंट्रीज में क्या होता है, सुसाइड को ना एक एज ए राइट दिया हुआ है मोस्टली कंट्रीज में, ठीक है। और सुसाइड को पनिश करना गलत माना जाता है, बिकॉज सुसाइड करने वाला बंदा पहले डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, और वो सुसाइड कमिट ना कर पाए, उसके बाद आप उसको पनिश कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी मेंटल जो कंडीशन होती है वो काफी बुरी होती है। तो इसको ना सेक्शन 309 को काफी क्रूल माना गया था, ठीक है। बट 2 साल बाद क्या होता है? अब एक केस आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस केस में क्या होता है, जो पिटिशनर्स होते हैं, जो पार्टी जो प्ली डालती है कोर्ट में, वो क्या बोलती है? सेक्शन 306 भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। रीजन क्या बताती है वो? ये कहती है कि सेक्शन 306 की जो असंवैधानिकता है ना, वो डिपेंड किस चीज पे करती है? वो डिपेंड करती है जो सुप्रीम कोर्ट का 2 साल पहले का डिसीजन था ना, पी रथिनम वाला, इस केस के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है सेक्शन 306 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। और वो कैसे डिपेंड करती है? पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेक्शन 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज जो आर्टिकल 21 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या डील किया हुआ? राइट टू लाइफ। और आर्टिकल 21 एक ओपन बॉक्स की तरह है, ठीक है, उसमें सिर्फ राइट टू लाइफ इंक्लूडेड नहीं है। राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी अदर राइट्स इंक्लूडेड है, जैसे राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू वाटर, राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। जस्टिस के पुट्टास्वामी का केस था अभी 2018 का ये, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी अदर राइट्स इंक्लूडेड है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में क्या कहा? आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ से डील करता है, उसके अंदर राइट टू डाई इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में क्या हुआ? जो पटिशनर्स है उन्होंने बोला अगर पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में राइट टू डाई अगर आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूडेड है, अगर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई इंक्लूडेड है, तो जो पर्सन अबेट कर रहा है किसी पर्सन को सुसाइड करने के लिए, वो तो सिर्फ हेल्प कर रहा है ना उसको, वो सिर्फ उसको असिस्ट कर रहा है किस चीज में? उसकी फंडामेंटल राइट, उसके मूल अधिकारों का एग्जीक्यूशन करने में, एनफोर्समेंट करने में। तो उसको आप पनिश कैसे कर सकते हो? तो सेक्शन 306 की असंवैधानिकता को इस केस में चैलेंज किया गया था, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। एंड किस चीज के ऊपर रिलाई किया गया था? पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के ऊपर रिलाई किया गया था। तो इस केस में क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था ना, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं 5 जजेस बेंच होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है, हमेशा अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अगर इंटरप्रेट करना होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बैठाया जाता है। उसमें 5 जजेस होते हैं, उससे कम बेंच का, उससे कम जजेस का कोई भी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 306 और 309
इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड का मतलब होता है सही ठहराना। जो पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का डिसीजन था ना, उसको ओवर रूल कर दिया, उसको गलत डिक्लेयर कर दिया, एक तरह से कह सकते हो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की। ठीक है। सो लीडिंग केसेस क्या है इसके? सुप्रीम कोर्ट ने एम मोहन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के केस में क्या कहा था? उस अक्यूज्ड का जो एक्ट है ना उकसाने का, जो अक्यूज्ड का काम है उकसाने का, और जो काम जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, सुसाइड किया है जिस व्यक्ति ने, उसका जो काम है सुसाइड करने का, उन दोनों काम के बीच में एक लाइव लिंक होना चाहिए। लाइव लिंक और प्रोक्सीमेट लिंक। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, प्रोक्सीमेट रीजन। प्रोक्सीमेट का मतलब होता है निकटतम, करीबी। मतलब जो एक्ट है सुसाइड का, तो उसका जो डायरेक्ट रीजन है, प्रोक्सीमेट रीजन है, वो अक्यूज्ड का अबेट करने का एक्ट होना चाहिए। एक केस आ सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस केस में जो अक्यूज्ड है, जिसने अबेट किया है, उसकी इंटेंशन है कि मेरी अबेटमेंट से जो सामने वाला बंदा है वो सुसाइड कमिट कर ले। वो बंदा उस सामने वाले बंदे को अबेट भी कर देता है। जो पर्सन है वो सुसाइड भी कमिट कर लेता है, बट उस पर्सन के सुसाइड कमिट करने का रीजन उस पर्सन की अबेटमेंट नहीं होती, कोई और रीजन होता है। तो उस केस में क्या आप उस पर्सन को जिसने अबेट किया था आप उसको पनिश कर सकते हो? नहीं कर सकते। इस केस का क्रक्स यही है कि उन दोनों के एक्ट के बीच में एक प्रोक्सीमेट रीजन, एक प्रोक्सीमेट लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट 2009 का केस है। इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? एक्चुअली एक केस था रमेश कुमार स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस था, इसको रीइटरेट किया था। रीइटरेट का मतलब होता है दोहराना। ठीक है। क्या कहा था? सिर्फ एक एक्ट से आप किसी को अबेट करो ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आप कंटिन्यूड कोर्स से भी कर सकते हो, और आप कंटिन्यूड कोर्स ऑफ कंडक्ट, आप कुछ समय के लिए आप एक अपना आचरण आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकते हो कि डिकीज्ड के पास कोई ऑप्शन ही ना हो, कि वो सुसाइड कमिट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। इस चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बात बोली थी। अब देखते हैं सेक्शन 113 ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें क्या है? प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमन। अब क्या होता है, जनरल रूल है क्रिमिनल लॉ का एक, जब तक जो अक्यूज्ड है उसको हम गिल्टी नहीं मानेंगे जब तक प्रोसिक्यूशन पार्टी सारे के सारे एविडेंसेस और जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंस के अगर वो प्रूव ना कर दे। ठीक है। बट सेक्शन 113 ए इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन है। कैसे? इस केस में क्या होता है, जो कोर्ट होती है ना वो प्रिज्यूम करती है कि जो हस्बैंड है ना उसने वाइफ की सुसाइड को अबेट किया था, और ये हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोर्ट को ये प्रूव करे कि नहीं मैंने अबेट नहीं किया था। समझ रहे हो? बट इसके लिए कंडीशन है 3, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ मे, द कोर्ट मे प्रेज्यूम। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, उसके बाद भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो ऐसा प्रेज्यूम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर यहाँ पे वर्ड होता शेल तो कोर्ट को प्रेज्यूम करना पड़ता। और वो कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, अगर क्वेश्चन कोर्ट के किसी भी केस में ये है कि हस्बैंड ने वाइफ की सुसाइड को अबेट किया था या नहीं, ऑब्वियसली जो केस है वो सेक्शन 306 का होना चाहिए। समझ रहे हो? और वुमन और हस्बैंड के बीच का होना चाहिए, और वुमन की डेथ होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है, एंड इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। शादी को 7 साल हुए हैं, अगर 7 साल एक दिन हो गया है ना, ये सेक्शन 113 ए पिक्चर में नहीं आएगा। 7 साल के अंदर अगर सुसाइड कमिट किया है वाइफ ने तो ही पिक्चर में आएगा सेक्शन 113 ए एविडेंस एक्ट का। थर्ड कंडीशन है दैट हर हस्बैंड or such relative of her husband had subjected her to cruelty।
अब क्रुएलिटी का क्या मीनिंग होता है, ये सेक्शन 419(8)A इंडियन पिनल कोड में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बट ये 3 कंडीशन अगर पूरी हो जाएंगी ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि हस्बैंड ने वाइफ को सोसाइटी के लिए अबेट किया था। ये सेक्शन 306 के साथ ही पढ़ना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट देखते हैं, significance of suicide note in cases of abetment of suicide. In a case the victim a taxation manager, ये केस था, केस क्या था, ए आर माधव राव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर, 2018 का लेटेस्ट केस है। न्यूज़ आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे आपको इसके, एंड ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का केस है। हाउएवर पूरे इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में क्या हुआ था, जो विक्टिम था ना, जिसकी डेथ, जिसने सुसाइड कमिट की थी, वो एक टैक्सेशन मैनेजर था, एक कंपनी में, गुरुग्राम बेस्ड कंपनी थी। उसने सुसाइड कमिट करी 23 मार्च 2011 को, ठीक है, और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ के गया। वो उस सुसाइड नोट में क्या लिखा, उसने 4 लॉयर हैं और 2 ऑफिसर्स हैं उसकी कंपनी के, उन्होंने उसको फोर्स किया ये काम करने के लिए। पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने क्या कहा था, सिर्फ सुसाइड नोट में किसी का नाम मेंशन करने से आप ये नहीं बोल सकते कि उस पर्सन को आप कन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे को हमारा फोकस किस चीज पे होता है, हमारा फोकस होता है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे। अगर किसी को किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट करना है, हमारा फोकस जो एक्सट्रेनियस जो होते हैं ना, जो मतलब आप कह सकते हो ये इंग्रेडिएंट्स जो ऑर्डिनरी लाइफ में जो ऑर्डिनरी पीपल बना लेते हैं, ठीक है, तो सैड नोट जैसे, और इनको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा जो बेसिक जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑफेंस के, ठीक है। और अगर सुसाइड नोट की रेलेवेंस काफी है, बट इंग्रेडिएंट कंप्लीट होने के बाद एक सुसाइड नोट जो है वो एक एग्रेवेटिंग फैक्टर बन सकता है उसकी पनिशमेंट के लिए, या फिर एविडेंस बन सकता है सुसाइड नोट एक, बट सोल बेसिस नहीं हो सकता। रीजन क्या है, इंटेंशन एक बेसिक इंग्रेडिएंट है सेक्शन 306 का। जिस पर्सन ने दूसरे पर्सन को अबेट किया है सुसाइड करने के लिए, अगर उसकी मंशा ही नहीं है कि मेरी अबेटमेंट से वो सामने वाला बंदा सुसाइड कमिट कर ले, तो आप उसको नहीं पनिश कर सकते भले ही वो सुसाइड नोट छोड़ के गया हो। अगर इंटेंशन वाला इंग्रेडिएंट सेक्शन 306 से अलग कर देते हैं, तो आप सपोज करो एक क्लासरूम में एक टीचर एक स्टूडेंट को थप्पड़ मार देता है, एंड बच्चा वीक माइंड का होता है, घर पे आकर सुसाइड कमिट कर लेता है वो। तो सेक्शन 306 के अंदर अगर इंटेंशन वाला पार्ट नहीं है, तो आप उस टीचर को भी पनिश कर सकते हो, बिकॉज उस टीचर की भी इंटेंशन नहीं थी कि बच्चा सुसाइड कर ले, ठीक है। तो इंटेंशन जरूरी है, सुसाइड नोट जरूरी नहीं है। हाउएवर इंटेंशन सारे इंग्रेडिएंट जो है अगर वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो सुसाइड नोट एक एग्रेवेटिंग फैक्टर बन सकता है, एविडेंस बन सकता है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है सुसाइड नोट का अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नोट के केसेस में। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 305, ये भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से डील करता है, बट इसमें क्या है, एनहेंस्ड पनिशमेंट है। वहां पे क्या थी, 10 साल की इम्प्रिजनमेंट पे थी, आइदर डिस्क्रिप्शन थी। यहाँ पे क्या है, पनिश्ड विद डेथ, डेथ की पनिशमेंट भी हो सकती है यहाँ पे। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकता है यहाँ पे। इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स भी हो सकता है यहाँ पे। इन तीनों में से कोई भी एक, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन भी देना पड़ेगा। बट कब होगा ये, जो अबेटमेंट जिस पर्सन को अबेट किया गया है ना, वो पर्सन, यहाँ पे जो 5 कैटेगरी दी हुई है, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, इंसेन पर्सन, डिलीरियस पर्सन, इडियट, और कोई पर्सन जो नशे की हालत में है, या कोई 18 साल से कम का है, इंसेन है, डिलीरियस है, इडियट है, ठीक है। क्यों है ऐसा, बिकॉज इनको अबेट करना ना इजी होता है, इनको किसी काम के लिए अबेट करना इजी हो जाता है हमारे लिए। सेक्शन 305 में जो इंग्रेडिएंट है ना, क्या है, सेक्शन 306 वाले सारे के सारे इंग्रेडिएंट सेक्शन 305 में भी होंगे, बट सेक्शन 305 में एडिशन होगा एक इंग्रेडिएंट का, कि वो जो पर्सन की सुसाइड हुई है ना, वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल होना चाहिए, ठीक है। एंड
इस ऑफेंस का नेचर सेम है सेक्शन 306 की तरह, नॉन कंपाउंडेबल, कोग्निजेबल, नॉन बेलेबल, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। सो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मेन जो टॉपिक है वो मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, टॉपिक जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। बट अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का एक बहुत ही टिपिकल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। 3 क्वेश्चंस हैं, उनको समझाने में थोड़ा मेरे को भी मेहनत लगेगी, तो देखते हैं वो जल्दी लेके आएंगे वीडियो। तो ये वीडियो में इतना ही है अबैटमेंट के, आपके मोस्टली सारे ही टॉपिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई अगर आपका डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू।